नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छे बढ़वार के लिए कैसे करें गेहूं, जौ की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन। घर के पिछवाड़े कुक्कुट पालन करके बढ़ाएं अपनी आमदनी। अपने राज्य में गेहूं, जौ की फसल इस साल काफी अच्छी है क्योंकि समय समय पर मावट होती रहती है और इस समय गेहूं और जौ की फसल बढ़वार की अवस्था पर है और आगे भी फसल की बढ़वार अच्छी हो सके इसके लिए आप गेहूं और जौ की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र फलोदी जोधपुर के सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर मनमोहन पुनिया से। किसान भाइयों को ये थोड़ा सोचना पड़ता है कि पानी की बचत करनी है तो अपन इससे क्यारी विधि या जो होती है उसको अपन अवॉइड करके जो फुहारा विधि होती है स्प्रिंकलर मेथड वो काम में ले सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करने से फसल की बढ़वार अच्छी होने के साथ पैदावार भी अच्छी मिलती है। तो कब कब करें गेहूं की फसल की सिंचाई, जानिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि गेहूं या जौ में बुआई के 20 से 25 दिन पर बुआई से करने के 20 से 25 दिन बाद जो प्रथम सिंचाई करनी पड़ती है। अगर स्प्रिंकलर मेथड से गेहूं या जौ में सिंचाई कर रहे हैं तो लगभग 5 से 6 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है और उससे 37 से लेकर के 40% तक पानी की बचत हो जाती है। तो अगर फुहारा विधि से किसान भाई सिंचाई कर रहा है तो एक सिंचाई लगभग 4 घंटे फुहारे चला के करनी पड़ती है। तो उसका जो समय है वो है कि बुआई के 20 दिन बाद में, बुआई के 40 दिन बाद में, बुआई के 60 दिन बाद में, बुआई के 75 दिन बाद में, बुआई के 90 दिन बाद में और जो लास्ट सिंचाई है बुआई के 105 दिन बाद में। इस प्रकार ये सिंचाइयाँ करके और 4 घंटे जो स्प्रिंकलर सिस्टम फुहारा है उसको चला करके और 37 से लेकर के 40% तक पानी की बचत किसान भाई कर सकता है। फसल की बढ़वार में पोषक तत्वों का अहम योगदान होता है। किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई के समय NPK डाली है और अब खड़ी फसल में कौन सा पोषक तत्व कब प्रयोग किया जाए जिससे फसल की बढ़वार अच्छी हो और आने वाले दिनों में भरपूर पैदावार मिले, इस बात को भी जानिए। सिंचाई के अलावा जो गेहूं और जौ की फसल है इसमें उर्वरक प्रबंधन का भी थोड़ा सा करना पड़ता है। तो उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या है कि गेहूं में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसके लिए बुआई के समय यूरिया की नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय जो सीड्रिल द्वारा प्रयोग करते हैं। बची हुई नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है उसको 2 बराबर भागों में बांट करके आधा जो भाग है वो जो प्रथम सिंचाई करते हैं 20 से 25 दिन पर उस समय प्रयोग करते हैं और आधा जो भाग बचा हुआ नाइट्रोजन का है वो दूसरी सिंचाई जो अपन टिलरिंग के समय कल्ले निकल रहे होते हैं तो उस समय 40 से 50 दिन की अवस्था पर बचा हुआ नाइट्रोजन काम में लेते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन 3 समय काम में लेते हैं, बुआई के समय प्रथम सिंचाई और दूसरी सिंचाई। इसके अलावा अगर जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी हो रही हो तो जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी होती है उस जगह पर बुआई के समय जो जिंक सल्फेट 21% का जो प्रोडक्ट होता है उसका 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के समय काम में लेते हैं और जिंक सल्फेट जो 33% का जो प्रोडक्ट है जिसको जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट के नाम से बाजार में मिलता है उसकी 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा 1 हेक्टेयर में सफिशिएंट होती है। और इसके अलावा अगर खड़ी फसल में जिंक की कमी दिखाई देती हो तो किसान भाई उस समय जो पर्णीय छिड़काव करने के लिए जिंक जो सल्फेट होती है उसकी 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मात्रा का घोल तैयार करके और खड़ी फसल में उसका स्प्रे कर सकते हैं।
ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और जानेंगे कार्यक्रम में आगे क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी की रैली को संबोधित किया और कहा कि अब देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही हैं। सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेन किया। इसके बाद पूर्व सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों को फेल सरकार की उपमा भी दिया है, जबकि भाजपा की सरकारों को डबल इंजन की सरकार का उपमा दिया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने देश में धीरे धीरे कृषि जोत घट रही है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि आप अपनी आय बढ़ाने के लिए घर के पिछवाड़े देसी मुर्गी, बटेर, टर्की, गिनी या फाउल पक्षियों का पालन करें। इससे आप कम खर्च में आसानी से पालकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। परंतु कैसे करें इनका पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार। लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे देश में अगर मांसाहार की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बकरी और जो है कि ब्रॉयलर की मीट पे लोगों का झुकाव रहता है, लेकिन बदलाव के लिए वो भिन्न भिन्न बर्ड्स का मीट भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं। नवीन वैज्ञानिक तकनीकी जानकारी द्वारा कुक्कुट पालन एक उद्योग का रूप ले चुका है, जिससे भोजन के आवश्यक अंग प्रोटीन का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक लाभ भी होता है। गत 30 से 35 वर्षों में बड़े शहरों में अंडा और कुक्कुट की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। इसी कारण ये व्यवसाय तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसको किसान 25 से 50 पक्षी रखकर बैकयार्ड मुर्गी पालन के रूप में भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, पहले बैकयार्ड पोल्ट्री में हम लोग पुराने देसी मुर्गी की बात करते हैं, जिसका ब्रीड असील और ग्रामप्रिया, वनराजा इत्यादि। उसके बाद जो है कि देसी मुर्गी के अलावा अन्य पक्षी जिसका हम लोग जो है कि पालन कर रहे हैं, जो कि मेनली बैकयार्ड फार्मिंग के रूप में ही अभी अपने देश में किया जा रहा है, उसमें बटेर, टर्की और गिन्नी फाउल प्रमुख है। बटेर जहाँ तक जो है कि काफ़ी छोटा वजन होता है, 300 ग्राम का होता है और बहुत कम दिनों में 20 से 25 दिनों में इसको पाल कर तैयार किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा फार्म हाउस की आवश्यकता होती है और एक हम छोटा सा घर बना के ही इसको पाल सकते हैं, चूँकि इसको अन्य जीवों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम लोग जिस तरह से पोल्ट्री हाउस बनाते हैं उस तरह से पोल्ट्री हाउस बनाते हैं, और जो सारा कुछ हम लोग ब्रॉयलर पालने में ध्यान देते हैं वो यहाँ भी करते हैं। बटेर का अंडा कंपेरेटिवली छोटा होता है, तो अंडा ज़्यादातर उपयोग में नहीं लाया जाता है। ज़्यादातर इसको हम लोग मीट उत्पादन के लिए ही पालते हैं। उसके बाद गिन्नी फॉल की बात करते हैं, तो गिन्नी फॉल एक तरह से कहिए कि चाइनी मुर्गी या चीनी मुर्गी हम लोग कहते हैं, और ये विदेशी मुर्गी की तरह लगता है। वजन में ये आम मुर्गियों से बड़ा होता है, और इसके लिए भी हम लोग एक तरह से बैकयार्ड पोल्ट्री के में ही इसको पालते हैं अपने घर के पीछे। गिनी फाउल पालन अंडे और मांस दोनों के लिए किया जाता है। 12 हफ्तों में इसका वजन 10 से 1200 ग्राम तक हो जाता है। इस दौरान ये 110 से 200 अंडे तक देती है और लगभग 4 से 5 माह के बाद ये पक्षी बेचने योग्य तैयार हो जाता है। और थोड़ा सा ये वाइल्ड है,
मतलब ये कहिए कि हम लोगों से उतना फ्रेंडली नहीं है जितना कि मुर्गी प्रजाति हम लोगों से फ्रेंडली है। तो इसके लिए भी हम लोग खाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। ये घूम फिर के चर के पिछवाड़े में जो भी घर में जो भी हम लोग के घर का जो वेस्ट पदार्थ है वो खा के ये तैयार होता है। और इसका जो है कि इसको अंडा, अगर हम लोग इसको अंडा लेना चाहें तो इसके लिए इसका काफ़ी उम्र बढ़ेगा तभी ये अंडा देगा। उसी क्रम में एक टर्की एक पक्षी है जिसका जो है कि एडल्ट वेट काफ़ी बड़ा होता है। वो उससे जो है कि हम लोग 7.5 किलो से 9.5 किलो तक का मीट प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके लिए उसको हम लोगों को कम से कम 12 से 14 वीक तक उसको ग्रो कराना पड़ता है। टर्की भी एक वाइल्ड है और विदेशी पक्षी है जिसको हम लोग अब घर के पिछवाड़े में या एक घेरा बना के, बाड़ी बना के उसको हम पाल सकते हैं। टर्की पक्षी में बोर्डकगे स्टेट व्हाइट भारत में पाली जाने वाली प्रमुख टर्की है। यह भारतीय जलवायु के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल है। यह 7 से 8 माह में 10 से 12 किलोग्राम शरीर भार प्राप्त कर लेता है। इसके विषणन की आयु क्रमशः नर एवं मादा में 80 से 23 सप्ताह एवं 18 से 20 सप्ताह उपयुक्त है। 20 से 24 सप्ताह की आयु में उनका शरीर का वजन 8 से 9 किलोग्राम हो जाता है। और यहाँ भी हम लोग अंडे का उतना उपयोग नहीं करते हैं जितना इसके जो है कि बर्ड का। रही बात, हम लोग कोई भी मुर्गी पाल रहे हैं, घर के पिछवाड़े में पाल रहे हैं, तो जैव विविधता या बायोसिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे कि इसमें कोई बीमारी नहीं आवे। वहीं पे हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे कि कोई भी बीमारी आवे नहीं आवे इसके लिए हम लोग डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करते हैं जिससे कि जो भी रोग पैदा करने वाले जीवाणु या विषाणु पीछे बहुत दिन से मुर्गी वहाँ रह रही है तो उससे जो है कि हो जाती है, उसके मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो उसका जो है कि संख्या घट जाए और मुर्गी जो है कि एक स्वस्थ जीवन जी सके। आमतौर पर घर के पिछवाड़े यानी कि बैकयार्ड में पाले जाने वाले पक्षी जैसे देशी मुर्गी, बटेर, टर्की और गिनी फाउल अधिकांश आहार का भाग चराई से प्राप्त कर लेती है। ये चराई में केचुए, छोटे कीड़े, घोंगे, दीमक, घास फूस और रसोई अवशिष्ट के पदार्थ खाती है जिससे इसके आहार में 50% तक की बचत होती है। इसके अलावा इनके आहार में हरा चारा शामिल किया जाता है। शेष बचे आहार की पूर्ति के लिए पूरक आहार में दाना और खनिज मिश्रण दे सकते हैं। किसान थोड़ी सी जगह में इनका आवास बांस और पुआल आदि बना सकते हैं। शिकारी पक्षियों और अन्य जीवों से बचाने के लिए सुरक्षा घेरा भी तैयार कर सकते हैं। उसको मुर्गी को दिया जाने वाला ही डाइट हम लोग दे सकते हैं, या जो कि हम लोग के यहाँ जो भी घर का वेस्ट है या एग्रीकल्चरल बाई वेस्ट है वो उसको दे सकते हैं और उसको हम लोग पाल सकते हैं। टर्की को भी हम लोग मुख्यतः मांस के लिए भी पालते हैं। इसके अंडे का सेवन हम लोग उतना नहीं करते हैं। इसमें भी बीमारी से बचने के लिए किसी तरह का टीका नहीं है। स्पेशली जो मुर्गी में टीका है वही यहाँ भी हम लोग देते हैं और उसी तरह से डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करके किसी भी संभावित बीमारी से बचाते हैं। वैसे तो ये सभी पक्षी बीमारियों के प्रति अधिक सहनशील होते हैं, फिर भी इनके अच्छे विकास के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान दें। जैसे पानी के बर्तनों को प्रतिदिन साफ करें, उनमें स्वच्छ और ताज़ा पानी भरें, पक्षियों को संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं, दाने के बर्तन पक्षियों के पहुंचने लायक ऊंचाई पर रखें, समय समय पर दाने के बर्तनों की सफाई भी करते रहें। यदि आहार की खपत कम या अधिक हो तो इसका कारण ज्ञात कर उसे दूर रखें। यदि उनमें कोई कमजोर, सुस्त या बीमार दिखाई दे तो उसे झुंड से अलग कर दें। अगर आप भी इन पक्षियों का पालन करना चाहते हैं तो अपने यहाँ की बाजार मांग देखें और इसके बाद केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली से संपर्क कर इनका प्रशिक्षण ले सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी की रैली को संबोधित किया और कहा कि अब देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही हैं। सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेन किया। इसके बाद पूर्व सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों को फेल सरकार की उपमा भी दिया है, जबकि भाजपा की सरकारों को डबल इंजन की सरकार का उपमा दिया जाता है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, सब्जियों में बात करें राजमे की तो ये स्वाद और सेहत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और इसकी जायकेदार सब्जी प्रायः सभी लोग पसंद करते हैं। अधिक मांग होने की वजह से बाजार में इसकी बीन्स महंगे दामों में बिकती है। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जिन किसान भाइयों ने राजमे की खेती की है, उनकी फसल में बीमारियों का प्रकोप ना हो, इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता साहनी से। अभी फील्ड में खेत में बहुत सारे किसान राजमा लगाए हैं और उसमें जो इन दिनों जो सबसे प्रॉब्लम आती है दिसंबर और जनवरी के महीने में, वो आती है वायरस की आती है, विषाणु की आती है, जिसे बीन कॉमन मोजैक वायरस बोलते हैं। उसमें की भी पहचान बहुत आसान है कि अब जब सोइंग कीजिएगा ना तो देखिएगा कि आपकी प्लांट बहुत छोटी ही रह गई और जो पत्तियां निकल रही है बहुत छोटी और सिकुड़ी हुई टाइप की रहेगी और उसका जो शेप है प्रॉपर, वो प्रॉपर शेप नहीं आ पाती है। पीला मोजेक रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलती है। मक्खी एक रोगग्रस्त पौधे की पत्ती पर बैठती है और मक्खी जब दूसरे पौधे पर बैठती है तो पूरे खेत में संक्रमण फैल जाता है। इस तरह से ये रोग पौधों में फैलता है। रोग ग्रसित पौधों में पीलापन पीला मोजेक बीमारी की वजह से होता है, जो एक विषाणु जनित बीमारी होती है। इसकी शुरुआत एक पौधे से होती है, धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है। अगर रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की वृद्धि कम हो जाना, पौधों का पीलापन, ऐंठ जाना, सिकुड़ जाना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आपकी पत्तियों में विषाणु की संक्रमित हो चुके हैं। तो सबसे पहले इसे आप जब खेत में जाते हैं तो पहले तो मैं यही सजेशन दूंगी कि आप खेत को बराबर निगरानी करते रहिए कि कौन सा है। यदि आपको रोग वाला प्लांट दिखता है तो तुरंत आप उसे उखाड़ के जमीन में गाड़ दें, नहीं तो ये एफिड से फैलती है और ये जो वेक्टर है वो दूसरे हेल्दी प्लांट को भी ट्रांसमिट कर देगा रोग। तो इसीलिए आप जैसे ही आप देखते हैं उसको उखाड़ के उसको डंप कर दीजिए और वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट में अभी रोगर है, डिमिक्रॉन है, नोवाक्रॉन है, उसका 5 ml पर लीटर पानी में घोल बना के उसको स्प्रे कीजिए तो आप बीमारी से निदान प्राप्त कर सकते हैं। राजमा की फसल में लगने वाली घातक बीमारियों में से एक है एंथ्रेक्नोज, जिसे श्याम वर्ग रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग की शुरुआती अवस्था में पत्तियों पर काले काले धब्बे बनते हैं, जो कि कुछ समय बाद आपस में जुड़कर बड़े बड़े काले धब्बों का रूप ले लेते हैं और रोग की उग्रता अधिक होने पर पूरा पौधा काला होकर सूख जाता है, जिससे उत्पादन में काफी गिरावट देखने में आती है। इसका मैनेजमेंट के लिए कि जो आसपास में इस तरह का प्रकोप दिख रहा है उसको उखाड़ के फेंक दीजिए या फिर डंप कर दीजिए और फोलियर स्प्रे लीजिए। फोलियर स्प्रे ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं है क्योंकि पहले इनिशियल स्टेज पे कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फोलियर स्टेज में यदि आता है तो आप बेविस्टिन @0.2% के रेट से कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई जिनके खेत में हमेशा का प्रॉब्लम है तो आप ध्यान दीजिए कि वैसे खेतों में अगले बार खेती राजमा का ना करे, 3-4 साल का क्रॉप रोटेशन ले, मतलब राजमा ना उगा के कोई दूसरा क्रॉप नॉन होस्ट प्लांट को उगाए, वहाँ पे सोरगम ले लीजिए, मेज ले लीजिए, 3-4 साल का फिर समर प्लोइंग कीजिए, वहाँ पे गहरी जुताई करके छोड़ दीजिए समर में, जून जुलाई में। तीसरी चीजें हैं कि आप सीड ट्रीटमेंट करके उसको लगाइए प्लांट को, तो इससे भी बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। सीड ट्रीटमेंट में आप बेविस्टिन ले सकते हैं, थायरम ले सकते हैं, 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ द सीड के रेट से आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यदि पहचान के सही इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का उपयोग करते हैं, सही प्रक्रिया अपनाते हैं मैनेजमेंट का, तो आप अपने क्रॉप को रोगों से बचाकर अच्छी इनकम कमा सकते हैं।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बिछवाल, जिला बीकानेर के किसान सोहन लाल ने। आप फसलों और फलदार बागों को पाले से बचाव पर जानकारी चाहते हैं तो सोहन लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो मैं सबसे पहले बता दूं सभी किसान भाइयों की पाला एक उत्तरी भारत के किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है और यह एक ऐसी समस्या है कि एक दिन के अंदर खेत को नष्ट कर सकती है, जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत ही आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और उसकी लागत भी नहीं आ पाती। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ किसान भाई ने यहाँ फलदार पौधे व बागवानी कर रखी है, सब्जियों की बागवानी कर रखी है। यहाँ आप हर प्रकार के फलदार पौधे भी देख सकते हो और सब्जियों की फसल भी देख सकते हो। फलदार पौधों में जैसे नींबू है, लहसुआ है, आंवला है, बेर है, जामुन है, लगभग हर प्रकार के यहाँ पौधे हैं जो पाले की चपेट में आ चुके और लगभग वो समाप्त होने की कगार पे है। दूसरी तरफ यहाँ हर प्रकार की सब्जी है, जैसे मिर्ची है, यहाँ टमाटर है, आलू है, लगभग वो भी यहाँ पाले की चपेट में आ चुके हैं। तो मैं सबसे पहले तो किसानों को सलाह दूंगा कि पाले पड़ने की संभावना को कैसे पहचाने। वो जिस दिन आपका न्यूनतम तापक्रम मौसम का न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री से कम हो, उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं चले और मौसम बिल्कुल साफ हो, तो किसान भाई समझ जाए कि आज पाला पड़ने की पूरी संभावना है। अत्यधिक पाला पड़ने पर पौधे की पत्तियां एवं टहनियां बर्फ एवं हिमकणों में ढक जाती है। फसलों पर कम तापमान के इस प्रतिकूल प्रभाव को पाला कहते हैं। इसे पाला, ढा या तुषार नामों से भी जाना जाता है। पाले के प्रति संवेदनशील फसलें रबी फसलों में आलू, टमाटर, सरसों, बैगन, अलसी, मटर, धनिया, जीरा, शकरकंद तथा फलों में पपीता, आम पाले के प्रति अधिक संवेदनशील है। इनमें 80 से 90% तक नुकसान हो जाता है। पाले की तीव्रता अधिक होने पर गेहूं, जौ, गन्ना आदि फसलें भी अधिक चपेट में आ जाती है। जिस दिन आपको लगे कि आज पाला पड़ने की पूरी संभावना है तो खेत में किसान भाई सिंचाई कर देवे, वह उसी दिन दोपहर में गंधक का तेजाब 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से 100 से 125 ml प्रति बीघा के हिसाब से पाले से बचाव के लिए खेत में छिड़काव करें। और खेत के चारों ओर का मतलब उत्तरी और पश्चिमी दिशाओं की तरफ जो वायुरोधक पौधे होते हैं उनको लगाए, जिससे ठंडी हवाओं से अपन खेत को बचाया जा सके। इसके साथ साथ ही मैं किसान भाई को यह भी बताना चाहता हूँ कि जिस दिन अपने लगे कि पाला पड़ने की संभावना है तो खेत के चारों तरफ वो फसल अवशेषों को जलाकर और अपन खेत में धुआं करके तापमान को बढ़ाकर अपन फसलों को बचाया जा सकता है। और जो पौधे बड़े हैं जिन पे पाला पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है उनके चारों तरफ टाट लगाकर या कोई कपड़ा लगाकर उनको अपन बचा सकते हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो किसान भाई सर्दियों में इसकी सब्जियों की फसल लेते हैं वो सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि वो सर्दियों की फसल में सब्जियों में अपन लो टनल का ज़रूर उपयोग करें, क्योंकि लो टनल से अपन सर्दी से बेमौसमी जो भी अपन फसल करते हैं या सर्दियों की फसल करते हैं उसको अपन बचा सकते हैं। मौसम का पूर्वानुमान देने वाले स्थानीय मौसम केंद्रों द्वारा पाले का पूर्वानुमान नियमित रूप से दिया जाता है। पाले से बचाव के उपाय: जिन स्थानों पर पाला प्रायः पड़ता हो वहां ऐसी फसल बोएं जिनको पाले से कम नुकसान होता हो, जैसे चुकंदर, गाजर, मूली, रिजका इत्यादि। पाला संभावित क्षेत्रों में फसलों की पाला रोधी किस्मों को ही बुआई के प्रयोग में करें, जैसे आलू की कुफरी शीतमान का प्रयोग करें। फव्वारा सिंचाई की सुविधा होने पर 2 घंटे फव्वारा चलाकर अधिक क्षेत्रफल में हल्की सिंचाई कर पाले के कुप्रभाव से बचाया जा सकता है। इससे पानी की बारीक एवं हल्की बूंदें वातावरण में तैरती है एवं फसल के आसमान का तापमान गिर नहीं पाते हैं, जिससे फसल बच जाती है।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।